हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 145 को समझते हैं। सेक्शन 145 में ये समझाया गया है, देखिए लिखा है, बेरेक की लैंग्वेज को पहले देखते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, यानी कि आपको ये सेक्शन ये समझा रहा है कि जैसे कोर्ट में एक विटनेस को बुलाया जाता है किस चीज़ के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। और तो उसका क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है किस बात के लिए, कि जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दी, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दी, या तो आपने राइटिंग में दी या फिर आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म में दी, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है किस चीज़ के लिए, आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। कि जैसे आपने एफआईआर लिखा है, उसमें कुछ और कहा, जुबान से आप कुछ और कह रहे हैं, और जब आपको कोर्ट में लाया जा रहा है गवाही के लिए तब आप कुछ और कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन इसका जो पर्पस है वो ये है, आपको कोर्ट के सामने ये दिखा देना, हमको मतलब वकील को, कि भाई देखो ये आदमी जो है ना साहब, ये एकदम बेकार है, ये भरोसे के लायक नहीं है, आप इसको ना सही ना समझे। क्यों? क्योंकि ये एफआईआर में कुछ और कह रहा है। अब यहाँ पर जो इसने खुद लिखी है या खुद कोर्ट में जो गवाही दे रहा है वो कुछ और है, ठीक है। कि एक विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, जो उसने पहली बात बोली जब वो एफआईआर लिखा रहा था, और जो बात वो बोल रहा है अब जब वो कोर्ट में है। इट मीन्स जो गवाह कोर्ट में हाजिर हो रहा है, तो कोर्ट को जो वकील है वो ये दिखा रहे हैं कि ये भरोसे के लायक नहीं, आप इस आदमी पे भरोसा ना करें, इसने पहले कुछ और कहा एफआईआर में और अब कुछ और कह रहा है। तो इसको ये चीज सामने दिखा देना, कोर्ट के सामने ना, उसको ये दिखा देना कि ये जो है ना ये ठीक नहीं है साहब, इस चीज के लिए उसके क्रेडिट को इम्पीच कर देना, या फिर ये दिखा देना कि भाई इसकी तो याददाश्त कमजोर है, इसे तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो ऐसे आदमी पे आप क्या भरोसा करेंगे, ऐसे आदमी के बिहाफ पे किसी को क्यों सजा मिले कि जिसकी मेमोरी ठीक नहीं है। तो ये चीजें शो करने के लिए इसका सेक्शन का पर्पज है, ये पर्पज है सेक्शन का कि इस तरीके से आप उसको करेंगे। आपको इसमें दो बातें ध्यान रखनी है कि एक बात के लिए तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा जो उसने राइटिंग फॉर्म में दी है, यानी कि जो मौजूद है, ठीक है, या जो रिटर्न में बाद में उसने लिखी है, बिना उसको वो डॉक्यूमेंट दिखाए जो बात उसने बोली थी, उसको बिना दिखाए, उसको बिना बताए, उसको क्या किया जा सकता है, क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, इस व्यक्ति को इसकी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, तो सबसे पहले आप उसके अटेंशन को ड्रॉ करेंगे, यही लिखा है आपकी बेरक में, एंड देन उस डॉक्यूमेंट के लिए उसके बाद जो उसको प्रूव कर सकते हैं, राइटिंग है ना, राइटिंग को प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले अटेंशन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो उसने राइटिंग में डॉक्यूमेंट दिया है उसको क्या है फिर आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है ना, ये मेनली राइटिंग फॉर्म के लिए ही है, इसका जो यूज है वो यही है। देखिए लिखा है, ए विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस्ड into writing and relevant matters in question without such writing being shown to him, ठीक है, और being proved, but if it is intended to contradict, अगर आपको लगता है आप intentionally चाह रहे हैं उसको contradict करना, by him the writing his attention must before the writing can be proved, सबसे पहले attention draw करें उसकी, फिर उसको दिखाएं कि भाई देखो आपने तो ये करा था, आप तो ये कह रहे थे, आपने लिखवाया तो ये है और अब आप बोल ये रहे हैं, then in that case, ठीक है, क्या करेंगे, be called to those part of it which are to be used for the purpose of contradicting him. Is that clear? I hope you understand. ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अब सेक्शन 146 को देखते हैं। सेक्शन 146 में लिखा है क्वेश्चनिंग लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो लॉफुल होंगे, उनको तो पूछा ही जा सकता है, लेकिन कौन से और क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। यानी कि सेक्शन आपको ये कहता है कि जो केस से रेलिवेंट है उनको तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा भी आप पूछ सकते हैं। तो वो इसके अलावा कौन सी चीजें, वही आपको सेक्शन 146 बता रहा है कि आप उसको उसके अलावा भी जो है ना, उसके लिए भी आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं या कर रहे हैं। कोर्ट में जो जैसे कोई गवाह आया है, ठीक है, कोर्ट में कोई विटनेस आया है, तो उसके लिए आप उसको करें अब वो कौन से क्वेश्चन है जिसके लिए आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, टू वेरिसिटी टेस्ट, यानी कि उसकी
सच्चाई को परखने के लिए, भाई ये आदमी कितना सच्चा है, कि ये भरोसे के लायक है कि नहीं है। कोर्ट को ये दिखाना कि जी हाँ ये जो है ऑनेस्ट है, ये आदमी झूठा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और कहे बाद में कुछ और। ठीक है, इस बात को चेक करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके जो केस है उसके अलावा भी आपको लगता है कि भाई ये भी तो पूछा जाए कि ये आदमी कैसा है। ठीक है, इसमें और दूसरा पॉइंट जो इसमें आपको समझना है उसके साथ ये है कि वो ये भी पूछ सकता है कि भाई तुम्हारा क्या स्टेटस है, मतलब तुम किस तरह से कहाँ नौकरी करते हो, क्या तुम पैसा कमाते हो, तुम्हारा जो सोर्स ऑफ इनकम है क्या है तुम्हारी, तुम किस जगह जाते हो नौकरी करने के लिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मतलब कहाँ से पैसा आता है, आपके परिवार कैसे पलता है। अब हो सकता है सामने वाले को ये लगे कि भाई ये क्या बेफिजूल के प्रश्न है, ये प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं कि जिससे पता तो चले कि भाई वो आदमी ठीक है ना। हो सकता है आपको ये रेलिवेंट ना लगे कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं, आप केस रिलेटेड बात कीजिए ना, लेकिन कोर्ट के लिए रेलिवेंट है। वो ऐसे रेलिवेंट हो सकते हैं कि जो कोर्ट के सामने जो क्रॉस एग्जामिन कर रहा है ना एडवोकेट, वो ये दिखा सके कि भाई आदमी जो है साहब ये देखो काम तो इसका ये है, ठीक है, और ये बात ये कर रहा है। इस तरीके से उसकी जो अंदर की सच्चाई है ना, उसकी रियलिटी है, उसको सामने ले आना है। जैसे कि आपने कई बार कोर्ट में देखा होगा जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तब वकील ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, आपको देखना चाहिए कभी कभी, अभी तो पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनका ना सर हो ना पैर हो। कई बार जज साहब क्या है वो भी कर देते हैं, मतलब रोक भी देते हैं कि भाई आप ये क्या पूछ रहे हैं, लेकिन वकील क्या कर रहा होता है, जो अपोजिट पार्टी का, वो किसी तरह सामने वाली पार्टी के गवाह को फंसा रहा होता है कि भाई किसी तरह वो कंफ्यूज हो जाए और बात का जवाब कुछ का कुछ दे दे, जो देना भी चाह रहा है वो भी ना दे। इसीलिए हर आदमी गवाह बनने के लिए तैयार भी नहीं होता, डरता है, जो रियलिटी में भी होता है ना। आपने देखा भी होगा कई केसेस में से गवाह भाग जाते हैं कि भाई हम ना फंस जाएं। तो मेनली यहाँ पर यही बताया गया है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है इसमें कि भाई आपको ये कोई नहीं कहेगा कि भाई आप ये क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, एंड देन ये भी देखना होता है कोर्ट को कि भाई ये जो आदमी है जो गवाही दे रहा है ये प्रोफेशनल है या जेन्युइन है। क्योंकि मैं आपको बताऊं फ्रेंकली स्पीकिंग, प्रोफेशनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे केसेस के लिए गवाह मिल जाते हैं, जैसे कि 500 रुपये में, 1000 रुपये में। कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि इस तरह के भी होते हैं जो झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जज का ये काम है कि वो अच्छी तरह से बहुत ध्यान से इस चीज को समझे कि ये आदमी जेन्युइन है ना, कहीं ऐसे तो नहीं है पैसे के बिहाफ पे आगे वो झूठी गवाही देने। ठीक है, अब आगे इसमें क्या है, जो उसका थर्ड पॉइंट है वो ये है कि उसके कैरेक्टर को इंजर करके, ठीक है, कैरेक्टर को इंजर करके ये बात उठा देना कि भाई ये आदमी जो है ना ये रिस्पेक्टेबल नहीं है, इसकी बात की ना कोई वैल्यू नहीं है, ये तो आदमी ऐसा है, किसी के लिए कुछ बोलता है, कोई वैल्यू है ही नहीं इसकी गवाही की। तो जो गवाही दे रहा है कोर्ट में, तो क्या है इस चीज के लिए, तो क्या कह रही थी मैं आपको, कैरेक्टर की बात कर रही थी कि इट मीन्स ये जो आदमी है ना ये ठीक नहीं है, इसकी जो बात है बिल्कुल वैल्यू, कुछ मतलब ये कुछ भी बोलता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो मुंह में आए वो बोलते हैं, तो ऐसी लोगों की बात पर, ऐसी लोगों की गवाही पर कोर्ट कैसे भरोसा कर सकता है, तो कोर्ट को इसकी बात पे कैसे भरोसा करे। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा कि भाई देखे तो सही ये ठीक है आदमी नहीं है। लेकिन इसके बाद इसमें एक प्रोविजो ऐड किया गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के अंदर। ये ना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरह की चीजें पूछ देता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्टेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि दिल्ली में देखें तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, आरजीएस में देखें तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह से प्रोविजो पूछ दिया। अलग अलग स्टेट, इसके लिए आप क्या करें, आप जिस स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, आप अपने आप अंडरस्टूड हो जाएंगे इस चीज के लिए। तो मैं आपको प्रोविजो बता रही थी। अब प्रोविजो में क्या बात की गई है, प्रोविजो में जो 376 वुमेन से रिलेटेड ऑफेंस है, ठीक है, यानी रेप से रिलेटेड जिसमें बात की गई है, तो और कोई अटेम्प्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर कोई
उसका कोई अटेम्प्ट किया है इस चीज के लिए, सपोज रेप के केस में कंसर्न की बात चल रही है कि भाई इसको कंसर्न दी थी या नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। तो यहाँ क्या होगा कि तुमने उसको कंसर्न दिया था नहीं दिया, तो उसके बाद उसने ऐसा एक्ट किया या बिना कंसर्ट के किया, तो इस तरह के जो केस हैं उसमें आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई आपका जो कैरेक्टर है वो इमोरल है, अनैतिक है, या आप हो ही ऐसे, मतलब या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में आप उससे नहीं कह सकते। आप समझ रहे हैं कि आप तो इतने लोगों के साथ ऐसे रिलेशनशिप में थी, भाई आपकी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना। तो इस तरह की बात, इस तरह का इल्जाम आप नहीं लगा सकते सिर्फ इस चीज के लिए कि भाई कंसर्न दी थी या नहीं दी थी, आप ये नहीं पूछ सकते। ठीक है, यही बात आपको सेक्शन 146 में समझाने की कोशिश की गई है, यही बात की गई है। आपको ध्यान रखना है, प्रोविजो को ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन प्रोविजो को माइंड में रखें। तो उससे क्या होगा ना, प्रोविजो में कहा कि भाई आप क्या है नहीं पूछ सकते, जो भी जिसका भी ये रेप से रिलेटेड ऑफेंस में कुछ कंसर्न का मुद्दा है, उससे इस तरह की बातें आप नहीं पूछ सकते। तो उसको रीड आउट करेंगे सेक्शन को, तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, अब सेक्शन 147 है, उसको दूसरी वीडियो में लेते हैं।